अच्छा जी, अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जी हम। और बिल्कुल, क्योंकि बाकी लोगों ने भी वीडियो वगैरह देखनी होगी, इसलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। और बड़ा ब्रीफली, क्योंकि चैप्टर 1 में ऐसा कुछ है नहीं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑब्वियसली हमारी जो होती थी वो एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए होती थी, और हमारी ये वाली जो है ये होती है इंटरनल यूज़र के लिए। तो ये एक मेजर जो है ना वो फ़र्क है इसके अंदर। बाकी ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी, बड़ा ब्रीफली जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, वो हम ऑनर्स, क्रेडिटर्स, टैक्स अथॉरिटीज़ और रेगुलेटर्स के लिए यूज़ करते थे। जबकि मैनेजेरियल अकाउंटिंग जो है ये हम यूज़ करते हैं इंटरनल यूजर्स के लिए। ये तीन काम है, बार बार रिपीट होंगे। इनमें से एक एमसीक्यू पक्का है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। आगे थोड़ा सा इसकी डिटेल भी आएगी। अच्छा जी, इसमें जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी इसमें पास्ट की ट्रांजैक्शंस होती हैं, और इसमें मैनेजेरियल में फ्यूचर की तरफ देखा जाता है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिविटी होती है इसमें न्यूट्रल रह के आपने करना है, लेकिन जो मैनेजेरियल अकाउंटिंग है ये चूंकि इंटरनल उससे रिलेटेड होती है, इसमें रेलेवेंस पे फोकस किया जाता है। फाइनेंशियल में प्रिसीजन है कि चीज़ें एक्यूरेट होनी चाहिए। एमए में प्रिसीजन नहीं है, टाइमलीनेस चाहिए आपको। टाइम पे कॉस्ट अपनी चाहिए कि कितनी कॉस्ट आपकी आएगी, क्योंकि उस बेस पे आपने अपनी बजटिंग करनी होती है। ओके जी, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है कंपनी वाइड डाटा की बेस पे होती है, और इसमें रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं जिस तरह इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और बाकी चीज़ें। लेकिन ये सेगमेंट वाइज होती है, और हर सेगमेंट की जो है ना वो डिफरेंट होती है रिपोर्ट। सेगमेंट से मुराद डिपार्टमेंट भी हो सकता है या कोई जॉब भी हो सकती है, वो आगे डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे बेस करती है, और आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम जो है ना इन पे बेस कर रही होती है। लेकिन जो मैनेजेरियल अकाउंटिंग है ये किसी भी इसको फॉलो नहीं करती है, ना गैप को ना आईएफआरएस को। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो मैंडेटरी है एक्सटर्नल रिपोर्ट्स के लिए, लेकिन जो मैनेजेरियल है ये नहीं है। सो इन अ नटशेल, जो एमए है वो बेसिकली इंटरनल यूजर्स के लिए प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग पे काम करती है। और फ्यूचर के जो डिसीजन मेकिंग वो होती है, रेलेवेंस पे फोकस होता है, टाइमली चीज़ें चाहिए होती हैं, सेगमेंट रिपोर्ट चाहिए होती है छोटे छोटे सेगमेंट्स की। और इसमें कोई स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए जाते, ना गैप ना आईएफआरएस, और ये मैंडेटरी भी नहीं है। बनानी है बनाए, नहीं बनानी ना बनाए। ओके जी, आगे ये जो चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस की थी वो ये यहाँ पे आ जाती है जी हमारे पास सेगमेंट की डेफिनेशन। सेगमेंट इज अ पार्ट और एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अबाउट विच मैनेजर्स वुड लाइक कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट डाटा। कि एक सेगमेंट जिससे रिलेटेड मैनेजर चाहेंगे कि कॉस्ट, अब सेगमेंट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल नेस्ले का पानी वाला सेगमेंट हो सकता है, नेस्ले का मिल्क वाला सेगमेंट हो सकता है। इसके अलावा डिफरेंट जो है ना वो प्रोडक्ट्स के, पेप्सी में आप कह लेंगे पेप्सी हो सकती है, बाकी उसकी लेज वगैरह जो है। सो हर जो सेगमेंट है उसकी डिफरेंट कॉस्टिंग चल रही होती है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स में इसने पूछा है प्रोडक्ट लाइंस भी हो सकती है, जैसे मैंने कहा कस्टमर ग्रुप्स हो सकते हैं सेगमेंट वाइज, एज वाइज। यूनिलीवर में था तो आप कह लें कि लक्स एक अलहदा सेगमेंट हो सकता है वहाँ पे, और फिर सर्फ एक्सेल वगैरह अलहदा जो है ना वो चीज़ें हो सकती हैं। सो ये बेसिकली चाहिए होती हैं। आगे आ जाते हैं जी। तीन चीज़ें, व्हाट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड स्पेसिफाइंग हाउ टू अचीव देम, के गोल्स कैसे हैं और उनको अचीव कैसे करना है। कंट्रोलिंग क्या है जी, कंट्रोलिंग ये है कि जो भी आपको फीडबैक मिलेगा उसकी बेस पे आपने अपनी प्लान को मॉडिफाई करना है अगर वो सही तरह प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। और डिसीजन मेकिंग क्या है जी, एक कोर्स ऑफ एक्शन आपने चूज करना है अमंग मैनी, मतलब बहुत सारे में से एक आपने चूज करना है, और उसके बाद आप जे नोट्स टेक अ क्लोजर लुक। अच्छा, अब ये तो खैर हो गया इसमें। बाकी फिर इसमें एक और चीज़ है, बजट क्या होता है। बजट डिटेल प्लान होता है, और इसके अंदर क्वांटिटेटिव टर्म्स होती हैं। बड़ी मोटी मोटी आपको डेफिनेशंस बता रहा हूँ जो एग्जैक्ट अगर सर फिल इन द ब्लैंक्स या वो करते हैं तो उसमें। सो बजट डिटेल प्लान है जिसमें क्वांटिटेटिव टर्म्स होती हैं, क्वांटिटी बेस्ड नॉट क्वालिटेटिव। ओके, कंट्रोलिंग क्या होती है, दिस प्रोसेस वुड इन्वॉल्व गैदरिंग, इवेल्युएटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू फीडबैक टू इंश्योर दैट, मतलब कंट्रोलिंग ऊपर हमने डिस्कस कर लिया कि आपका जो प्लान आपने बनाया था उसके मुताबिक है या नहीं है, और इसी पर आपने वो करना है। आगे है जी इसके अंदर एक और चीज़ कंट्रोलिंग में, वो है जी परफॉर्मेंस रिपोर्ट। परफॉर्मेंस रिपोर्ट में आप कंपेयर करते हैं बजटेड डाटा को एक्चुअल डाटा से। आप ये देखते हैं कि जो चीज़ आपने बजट, पता क्या होता है, जो हम पहले बना रहे होते हैं कोई भी चीज़ एक्चुअल होने से पहले, मतलब 1 तारीख को जो हम बजटिंग कर रहे होते हैं कि इस महीने मेरा ये खर्चा होगा, या अगले महीने मेरा ये खर्चा होगा। उसके बाद अगले महीने जब आप उसको कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो आप एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाते हैं कि मैं ये मैंने बनाया था बजट और ये मेरी एक्चुअल कंजम्पशन है, और कहाँ पे मुझे जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रही है, कहाँ मुझे खर्चे कम करने चाहिए, कहाँ मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देना चाहिए। सो दिस इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट। डिसीजन मेकिंग क्या है, वो ऑब्वियसली हमने पढ़ी ली है कि जब आप मतलब मोर देन वन ऑप्शन में से आप कोई भी डिसीजन लेते हैं और उसको आप इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। अच्छा, बाकी इसमें ना एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा हैं, सो वो मैंने हाईलाइट लिखी। मैंने ये सारा ना मल्टीपल टाइम्स पढ़ा हुआ है, तो इसलिए ना जो ऐसी कोई चीज़ मैं नहीं छोड़ी इसको जो काम की होनी। या मेजर बिजनेसेस, वो बिजनेस मेजर्स के कौन से रखने चाहिए और कौन से नहीं रखने चाहिए, आगे काम की चीज़ पे आ जाते। पहले भी मुझे मारूश ने कहा था कि हम पहले चैप्टर में से मैं ज़्यादा चीज़ें करवा रहा हूँ, जो सर ने करवाई थी उससे भी ज़्यादा, तो इसलिए हम उनको
जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं। ओके जी, स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी इज अ गेम प्लान दैट इनेबल्स अ कंपनी टू अट्रैक्ट कस्टमर बाय डिस्टिंग्विशिंग इटसेल्फ फ्रॉम कंपेटिटर्स। ये मैंने पहले भी बताया था कि ये वाली स्ट्रेटजी पहले वाली स्ट्रेटजी से डिफरेंट है। वो पहले हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म गोल, यहाँ पे वगैरह ये गेम प्लान है जो कि हेल्प करता है कस्टमर्स को कि वो आपकी आपकी जो फर्म है उसको डिस्टिंग्विश कर सके बाकी कंपेटिटर से, जिसमें एप्पल है। ओके जी, आगे क्या है जी? फिर हमारे पास जी यहाँ पे वगैरह है जी, द रीजंस ऑफ व्हाट आर फॉर्मली कॉल्ड कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन। अब इसमें क्या क्या है जी? कस्टमर, अच्छा ये मुझे पहले इन्होंने कहा था कि सर ने नहीं चीज़ें पढ़ाई हुई, मारूज सर ने नहीं पढ़ाई हुई चीज़ें ना? अगर नहीं पढ़ाई तो मैं आगे चलता हूँ। ऑपरेशनल एक्सलेंस, प्रोडक्ट लीडरशिप। हेलो? और श्योर सर ने जो नहीं पढ़ाई वो सर नहीं देंगे। नहीं पढ़ाया भाई ये। नहीं बढ़ाई, बस ठीक हो गया। ओके, ये भी, ये चीज़ भी नहीं है। अच्छा इसमें ना पाकिस्तान में जो एक दो चीज़ें पढ़ाई थी वो है जी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, SCCP, और 2017 का कंपनीज एक्ट है जिसके तहत कंपनीज पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होती हैं। सो ये इसमें है जी मोटी मोटी चीज़ें। बिजनेस प्रोसेस क्या होता है? ये सीरीज ऑफ स्टेप्स डेट आर फॉलोड इन ऑर्डर टू कैरी आउट सम टास्क इन बिजनेस। और बाकी लीन प्रोडक्शन JIT नहीं करवाई हुई तो छुड़वा देता हूँ। और बाकी बाकी ये मैं ना ये डेफ ग्लॉसरी करवा देता हूँ क्योंकि ग्लॉसरी में से ना कोई भी चीज़ आ इससे पूरा बजट वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बजट हमने कर लिया, डिटेल प्लान होता है जिसमें क्वांटिटेटिव टर्म्स होती है, बिजनेस प्रोसेस सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं। बिजनेस को करने के लिए कंट्रोलिंग क्या होती है? आप अपने प्लान को देख रहे होते हैं कि आपका वो प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा तो आप उसमें चेंजेस लेके आते हैं। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर। मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग क्या है? एक कोर्स ऑफ एक्शन आप करते हैं अल्टरनेटिव में से। उसके बाद फाइनेंशियल रिस्क, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या है जी? अ प्रोसेस यूज बाय कंपनी टू आइडेंटिफाई इट्स रिस्क एंड डेवलप रिस्पॉन्स, के जब भी कंपनी किसी भी खतरे में आएगी तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती है जिनमें स्टॉक होल्डर, क्रेडिटर्स और रेगुलेटर्स हैं। लीन प्रोडक्शन क्या होती है जी? आपने प्रोसेस ऐसा बनाना है जो लोगों और मशीनों के इर्द गिर्द घूमे और इसमें वेस्ट कम से कम हो। सो ये लीन प्रोडक्शन है, कम से कम वेस्ट। आगे इसी की एक सब प्रोडक्ट है GIT, जस्ट इन टाइम। अभी वो पढ़ा नहीं है तो इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा। मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या होती है जी? एक्सटर्नल इंटरनल यूजर्स के लिए होती है और इसका काम क्या होता है जी? कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैनेजर्स को ताकि वो कॉस्ट कम से कम कर सके। परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या होती है? ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया है कि आप कंपेयर कर रहे होते हैं बजटेड से एक्चुअल को और देख रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ें सेटिस्फैक्ट्री है और कौन सी नॉट सेटिस्फैक्ट्री। प्लानिंग हम पढ़ चुके हैं जी। एस्टैब्लिशिंग गोल्स। सेगमेंट क्या है जी? पार्ट और एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अबाउट विच मैनेजर्स वुड लाइक कॉस्ट, मतलब किसी भी सेगमेंट की आपको कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट डाटा चाहिए तो स्ट्रेटेजी गेम प्लान होता है जी। वैल्यू चेन, द मेजर बिजनेस फंक्शन दैट एड वैल्यू टू कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ओके जी, चैप्टर 1 में सिर्फ यही था। बाकी दो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, SCCP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और 2017 का कंपनीज एक्ट। 1984 में इससे पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस होता था। तो ये चैप्टर 1 की मोटी मोटी सी चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं जी फॉरेन हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हल नहीं, चैप्टर 2 की तरफ। ओके जी, दिस इज चैप्टर 2। चैप्टर 2 में जी हम पढ़ेंगे जी, हमारे पास जो चीज़ें हैं फॉर हमारे पास है जी चैप्टर 2 में असाइनिंग कॉस्ट टू कॉस्ट सब्जेक्ट्स और समराइज्ड कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्या होती है जी? कॉस्ट क्लासिफिकेशन में हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स को कॉस्ट असाइन कर रहे होते हैं। मैन्युफैक्चरर कंपनीज को चाहिए होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें हमने किसी को आवाज आ रही है तो मुझे नहीं आ रही। हेलो, आवाज़ आ रही है? अब भाई है। आ रही है आवाज। आवाज़ आ रही है भी, आवाज़ आ रही। यस बट ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है? जी। ओके चलें जी। अब ठीक अब आ रही है। अब आ रही है, चलें। अच्छा, इस चैप्टर में जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो ये है कि कॉस्ट असाइन कैसे करनी है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कॉस्ट कैसे जो है ना फाइंड आउट करती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे तैयार करते हैं और हम कॉस्ट बिहेवियर को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं और डिसीजन मेकिंग जो है वो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट। वो कह रहे हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच कॉस्ट डाटा आर रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग प्रोडक्ट, कस्टमर्स, जॉब्स, ऑर्गेनाइजेशनल सब यूनिट्स। अब इस देखें एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने किसी जो मैनेजेरियल अकाउंटिंग है बेसिकली उसमें हम किसी भी चीज़ की कॉस्ट को डिटरमिन करते हैं और वो कॉस्ट डिटरमिन करने के दो तीन मकासद हो सकते हैं जो बड़े ज़रूरी है पहले जानना। पहली चीज़ ये है कि जब तक हमें किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं पता होगी हम उसमें अपना प्रॉफिट भी नहीं ऐड कर सकते और उसकी सेलिंग प्राइस भी डिसाइड नहीं कर सकते। पहली बात ये कॉस्ट जानना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि
एक जो आइटम बन रहा है, एक जो प्रोडक्ट बन रही है, या एक आईफोन जो बन रहा है, या एक लक्स का सोप जो बन रहा है, उस एक टैबलेट के पीछे, बार के पीछे या मोबाइल के पीछे कंपनी की टोटल कॉस्ट कितनी आई है, ये जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब तक ये कॉस्ट क्लासिफाई नहीं होगी तब तक हम अपना प्रॉफिट और हम उसकी सेलिंग प्राइस हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसी कोई भी चीज हो सकती है जिस से रिलेटेड हमें कॉस्ट डाटा चाहिए। इसमें कॉस्ट प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, कस्टमर्स भी हो सकते हैं, जॉब्स भी, हो सारी चीजें बताएं। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। और इसमें अब इसकी कुछ टाइप्स हैं। अब ये जो एग्जिबिट 2.1 है ना, इस पे तमाम लोगों ने फोकस करना है, क्योंकि ना पूरे का पूरा जो चैप्टर है ना वो यहीं से ही समझ आ रहा है। आगे इसकी ही डिटेल्स है, इसी को आगे एलेबोरेट किया गया है। सबसे पहले है जी पर्पस ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन। कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन का पर्पस क्या है। सबसे पहले है जी असाइनिंग कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। कि हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स को कॉस्ट असाइन करते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक है डायरेक्ट कॉस्ट और एक है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो है जो कि इजीली ट्रेस हो जाती है। बड़े बड़े जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो किसी भी प्रोडक्ट में वो चूंकि इजीली ट्रेस हो जाते हैं, इसलिए उनको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स जो इजीली ट्रेस हो सकते हो लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत ही मीगर और माइनर हो, छोटी सी हो, उनको भी हम नहीं डायरेक्ट कॉस्ट में कंसीडर करते। फॉर एग्जांपल एक चेयर बन रही है ना, उसमें 100 कील लग गए हैं, तो वो 100 कील की जो कॉस्ट है ना वो कोई नहीं गिनेगा बैठ के, वो इनडायरेक्ट में ही होंगे। सो वो चीज़ जो इनडायरेक्ट कॉस्ट में, वो जो इजीली ट्रेस नहीं हो सकती है, जिसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल और हेक्टिक होता है और उसका फायदा इतना नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक ग्लू लगाया आपने, ग्रीस लगाई है, कहीं पे कुछ ऐसा चीज लगाई है जो लग के खुश्क हो गई है, सो वो वाली चीज जो हम ट्रेस नहीं कर सकते वो इसमें। सो कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स को कॉस्ट असाइन की जाती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से। ठीक है, इससे हम आगे आते हैं अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिहाज से हम पढ़ रहे हैं, सर्विस सेक्टर का नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ ये जानना बड़ा जरूरी है। मतलब BZU पे ये मिसाल अप्लाई नहीं होगी, ना किसी लॉयर फर्म पे होगी, ना हॉस्पिटल पे होगी। ये वो उन कंपनीज पे होगी जो मैन्युफैक्चर कर रही है, चीज़ें बना रही हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल्स है। डायरेक्ट मटेरियल्स वो है जो प्रोडक्ट बनने में लगते हैं, जो इजीली ट्रेस हो सकते हैं। डायरेक्ट लेबर वो है जो इजीली ट्रेस हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स क्या हैं, वो चीज़ें जो कि इजीली ट्रेस नहीं हो सकती और उन पे खर्चा होता है, उन्हें हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी होती है। चीज़ आपने बना ली लेकिन आपने बेचनी है, सेलिंग कॉस्ट होगी। और वहां पे लोगों ने उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली चलाना भी है तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होगी। सो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ये 5 तरह की कॉस्ट हो सकती है। डायरेक्ट कॉस्ट में ये 2 तरह की कॉस्ट है, फिर हमारे पास ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, और उसके बाद नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आगे हम आ जाते हैं जी प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हमने बनानी है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आगे जाके हम इनकम स्टेटमेंट भी बनाएंगे। और वो जो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें यही वाला जो पोर्शन है ना हम यूज़ कर रहे होंगे। एक है प्रोडक्ट कॉस्ट, इसको इन्वेंटोरिएबल भी कहते हैं, इससे MCQ भी आ सकता है, आगे जाके थ्योरी में भी डिस्कस होगा। कि चीज़ बनाने में हमारा जो खर्चा लगा वो हम देंगे। और दूसरा है पीरियड कॉस्ट, इसको हम एक्सपेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे जिस जगह पे फैक्ट्री है वहां का रेंट कितना है, तो प्रोडक्ट बनाने में तो रेंट का कोई किरदार नहीं है, डायरेक्टली वो इन्वेंट्री भी नहीं है, लेकिन चूंकि वो एक माह का किराया होता है इसलिए उसको एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए हम प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस करते हैं, हमारे पास नीचे कन्वर्जन कॉस्ट आ जाती है, आगे मैं डिस्कस भी करूंगा, और फिर उसके बाद पीरियड कॉस्ट के खर्चा, मतलब दोनों तरह के खर्चे अलग अलग से, कि चीज़ बनाने में खर्चा कितना आया और उसको चलाने में बाकी जो एक्सपेंसेस है वो कितने एक्सपेंसेस। फिर है जी प्रिडिक्टिंग कॉस्ट बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन एक्टिविटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ना कॉस्ट का बिहेवियर क्या है जब हम एक्टिविटी चेंज करते हैं। सादा अल्फाज में बताऊं कि अगर हम एक चीज़ के 10 यूनिट बना रहे हैं और 10 से जैसे ही 20 करेंगे तो कॉस्ट का बिहेवियर क्या होगा। नॉर्मली तो यही बात है कि कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्या वो किस तरह बढ़ेगी, उसका पैटर्न क्या होगा, क्या वो लीनियर बढ़ेगी, स्ट्रेट लाइन उसकी होगी, या कर्वी लीनियर होगी, क्या उसमें फर्क आ जाएगा। तो ये हम पढ़ेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में कि वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी होती है। कि जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जिसमें डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल आ रहा होता है, कि जैसे जैसे हम चीज़ बना रहे होते हैं उसके जो वैसे यूनिट वेरिएबल कॉस्ट वैसे वैसे बढ़ रही होती है। फॉर एग्जांपल हम एक पिज्ज़ा बनाते हैं, हमारी कॉस्ट है 1000, दो बनाएंगे तो 2000 कॉस्ट है। लेकिन जिस जगह पे पिज़्ज़ा बन रहा है वहाँ का जो रेंट है वो है 30,000, तो वो हमेशा फिक्स ही रहेगा, वो कभी भी कम नहीं होगा। अच्छा, फिर आ जाती है हमारे पास मिक्स्ड कॉस्ट। मिक्स्ड कॉस्ट वो है
जिसमें हम इजीली ट्रेस नहीं कर सकते कि वेरिएबल कौन सी है और फिक्स कौन सी है, लेकिन उसमें दोनों एलिमेंट होते हैं, उसको हम मिक्स कॉस्ट कहते हैं। इसको आगे हमने कैसे वो करना है कि मिक्स कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट कैसे निकालनी है और वेरिएबल कॉस्ट, इसके भी दो तरीके हैं। हाइलो मेथड है हमारे पास और लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन मॉडल है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे जो डिसीजन मेकिंग में डिफरेंशियल कॉस्ट होती है। अच्छा, अब ये समझ लीजिएगा डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है। डिफरेंशियल कॉस्ट ये है कि मैं ना पिज्ज़ा मैं क्या मैंने वो खोल लिया, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार या तो मैं छोटा सा ना एक शॉप लेके वहाँ पे लोगों को डाइन इन करके पिज़्ज़ा खिलाऊं, दूसरा मैं कह रहा हूँ नहीं मैं ना घर में ही बनाता हूँ और सिर्फ टेक अवे या डिलीवरी का ऑप्शन रखता हूँ। अब देखता हूँ कि यार मुझे अगर मैं अपना सेटअप खोलता हूँ तो ये मेरी बजटिंग है सारी, और ये मैं पहले कर रहा हूँ, मतलब ये रियल बात नहीं कर रहा सिनेरियो की। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार अगर मैं एक सेटअप खोलूंगा, उसका रेंट भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी होगा, वहाँ पे लोग भी रखने पड़ेंगे, सारा कुछ होगा सेटअप उसका, मुझे भी आना पड़ेगा। तो हो सकता है 1 साल बाद मुझे 1 लाख रुपए बचे। दूसरे एंड पे मैं कहता हूँ कि अगर मैं सिर्फ टेक अवे और डिलीवरी की तरफ जाता हूँ और डाइन इन का ऑप्शन नहीं देता हूँ, हो सकता है मुझे 1.5 लाख हो। सो ये जो 50,000 का डिफरेंस है ना, दैट इज डिफरेंशियल कॉस्ट। कि जब हम अल्टरनेटिव्स की तरफ जाते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि किस ऑप्शन में हमें क्या चीज बच रही है। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल कॉस्ट। आगे इसकी एग्जांपल भी आएगी। फिर आ जाती है जी संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होती है और इट शुड बी इग्नोर्ड। ये एमसीक्यू ये भी आ सकता है, इसको इग्नोर कि जी संक कॉस्ट को इग्नोर किस कॉस्ट को इग्नोर किया जा सकता है। देखिए जी, मैंने पिज़्ज़ा के लिए जो है ना एक मशीन ली, और मशीन लेके मैंने जो है वो घर रख दी, और उसके बाद अचानक मैं बाहर चला गया पाकिस्तान से। अब वो जो पिज़्ज़ा वाली मशीन घर पड़ी हुई है ना, उसका कुछ भी नहीं हो सकता, वो संक कॉस्ट है, वो डूब गई है। हो सकता है मैं उसको बेच दूं, लेकिन वो उतने की ना बेचे। तो संक कॉस्ट एक वो कॉस्ट होती है जो कि ऑलरेडी आप कर चुके हैं और उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। इसकी इससे भी कोई बेटर एग्जांपल हो सकती है, लेकिन एक ऐसी कॉस्ट जो कि डूब चुकी है, जो खर्चा हम पहले कर चुके हैं, अब वो नहीं है। तो इसलिए संक कॉस्ट की ना कोई ट्रीटमेंट मैनेजेरियल में है, ना फाइनेंशियल में है, ना अकाउंटिंग में है, बस इसका एक नाम है। और इसलिए इसको इग्नोर करना चाहिए यहाँ भी, और हमें भी पढ़ते हुए संक कॉस्ट को इग्नोर करना चाहिए। बस इतना याद रखना चाहिए कि कौन सी कॉस्ट को इग्नोर करना है। वो खर्चा जो पहले हो गया, डूब गया, उसको रिकवर नहीं कर सकते, तो वो ना बुक्स में आएगी ना कुछ और होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है जो हम फॉरगॉन बेनिफिट, जो हम अल्टरनेट्स पे ले रहे होते हैं, कि जी हमारे जो है ना, हमने मतलब मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो एक ऑप्शन ये है कि मैं पिज़्ज़ा आउटलेट खोल लूँ, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं टीसीएस की फ्रेंचाइज ले लूँ। तो मैं ले रहा हूँ टीसीएस की फ्रेंचाइज। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? पिज़्ज़ा की जो शॉप मैंने बनानी थी ना, तो जो चीज़ हम छोड़ देंगे अल्टरनेट्स में से, फॉरगॉन बेनिफिट, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने ई एमबीए में एडमिशन लिया, और हो सकता है कि हम एमबीए नॉन बिजनेस में एडमिशन भी ले सकते थे। तो जो एमबीए नॉन बिजनेस है वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो हमने नहीं एडमिशन लिया उसमें। सो ये यहाँ तक ये क्लियर है। आगे ना यही चीज़ें यहीं पे एलेबोरेट होगी। यहाँ मेरी ना जो जो हमारे साथ लोग हैं, मुझे ये नहीं पता कौन कौन है। सो यहाँ अगर कोई क्वेश्चन है ना, फौरन करें, क्योंकि यहाँ चीज़ें क्लियर होना जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। क्लियर? हेलो? क्लियर है जी? आगे चलें? ऑलमोस्ट। चलें जी, आगे यस। चलते हैं जी। अच्छा, अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं जी, तो फिर हम इससे आगे चलते हैं। तो इसमें है जी हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट जो इजीली ट्रेस हो सकती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कि इजीली ट्रेस नहीं हो सकती। आगे जी, टू बी ट्रेस्ड अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट सच एज पर्टिकुलर प्रोडक्ट, द कॉस्ट मस्ट बी कॉस्ड बाय द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। आगे इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है थर्ड, वो है जी कॉमन कॉस्ट। कॉमन कॉस्ट क्या होती है? ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, लेकिन ये वो कॉस्ट होती है that is occur to support a number of cost objects but cannot be traced to them individually। कि आप इसको इंडिविजुअली, मतलब बहुत सारे, लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपने वॉच वो रखा हुआ है, चौकीदार, वॉचमैन या जो भी है, तो आप उसको सैलरी दे रहे हैं। वो जो आप सैलरी दे रहे हैं, तो ना वो डायरेक्ट लेबर है, ना वो डायरेक्ट मटेरियल है, वो आपकी ओवरहेड की, लेकिन आप कॉस्ट ट्रीट, मतलब वो आपकी फैक्ट्री को भी देख रहा है, लोगों को भी देख रहा है, बाहर मोटरसाइकिलें खड़ी हैं उसको भी देख रहा है। सो कॉमन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि डिफरेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करती है, लेकिन इंडिविजुअली हम ये नहीं बता सकते कि वो जो भाई साहब खड़े हुए हैं वो किस किस के फायदे में कह रहे हैं, वो सबका ही फायदा कह रहे हैं। आगे जी, अ पर्टिकुलर कॉस्ट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट ऑब्जेक्ट वाइल द। अच्छा, आगे तो खैर इसने एग्जाम्पल दी हुई है हमारे पास। चलें चल जाते हैं जी इधर। फिर है जी हमारे पास अच्छा,
ओ यहाँ, अच्छा यहाँ पे वो कह रहे हैं जी दो तरह की कॉस्ट की फर्दर इसने कैटेगराइजेशन की है क्लासिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में। एक है जी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और दूसरा है जी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है, बार बार वही चीज़ आ रही है। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल में हमारे पास जो है रॉ मटेरियल शामिल है, इसने सबसे पहले ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल वो जो इजीली ट्रेस नहीं हो सकता है, ग्लू श्लू वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमारे पास है जी डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो होती है, और यहाँ पे एक और वर्ड है जो मैं बार बार कहता हूँ, टच लेबर, जो टच भी करती है। डायरेक्ट लेबर वो है जो कि डायरेक्टली चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रही होती है। लेकिन इसमें एक छोटा सा जो है ना एक और वेरिएबल भी है, वो है इनडायरेक्ट लेबर का, जो एमसीक्यू मुझे लग रहा है जिस तरह का आ सकता है कि इनडायरेक्ट लेबर में कौन कौन से लोग आ सकते हैं। सो इनडायरेक्ट लेबर में जेनेटर्स आ सकते हैं, सुपरवाइजर्स आ सकते हैं, और मटेरियल हैंडलर्स आ सकते हैं, नाइट सिक्योरिटी गार्ड्स आ सकते हैं। मतलब ये सारी जो है वो इनडायरेक्ट लेबर की हैं। चूंकि इनका प्रोडक्शन के से ताल्लुक नहीं है, तो ये डायरेक्ट लेबर नहीं है, ये इनडायरेक्ट लेबर है। ये थोड़ा सा इनको ना रटा रुटा मार लीजिएगा, देख लीजिएगा कि इसमें क्या आता है। फिर आ जाते हैं जी एमओएच फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये है जी थर्ड मैन्युफैक्चरिंग। डायरेक्ट लेबर पढ़ लिया, इजीली ट्रेस हो सकता है। डायरेक्ट मटेरियल पढ़ लिया, इजीली वो ट्रेस हो सकता है। आगे लेबर की फर्दर वो भी आएगी कि लेबर का काम कैसे, टिकट नंबर से कैसे हम उसको ट्रेस करते हैं, वो आगे जाके पढ़ते हैं। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में वो कह रहा है जी इंक्लूडिंग ऑल मैन्युफैक्चरिंग को, अच्छा डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा मैन्युफैक्चरिंग के सारे खर्चे एमओएच में आते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में। सो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को छोड़ के किसी भी चीज़ को बनाने में जो भी खर्चा है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आइटम सच एज इनडायरेक्ट मटेरियल, अब यहाँ पे वो कह रहा है इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर। ये इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट है। अब इसमें क्या हो सकता है जी, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये बड़ा ना बारीक सा फर्क है। एक मशीन पे हम चीज़ बना रहे हैं, जिस वक्त वो चीज़ बन रही है उसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहा है और जो बंदा बना रहा है वो दोनों डायरेक्ट में आएंगे। लेकिन जब वो मशीन ख़राब हो जाती है, उसको रिपेयर की ज़रूरत है, तो जो हम उसको ठीक करेंगे ना, उसको ठीक करने का खर्चा हमारा इनडायरेक्ट उसमें आएगा, लेबर में भी आएगा, और हमारा जो वो खर्चा है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में भी होगा। हीट एंड लाइट, ये जेन में रखिएगा, हीट एंड लाइट ये वाला। प्रॉपर्टी टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस ऑन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मतलब ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अब हल्का सा बारीक फर्क ये है कि हमारे जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे थे ना, उसमें सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन था। अब ये मैं आपको बता दूं कि जो प्रोडक्शन मटेरियल में चीज़ यूज़ हो रही है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। ना वो सेलिंग का खर्चा है, ना एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है। हीट एंड लाइट का जो खर्चा है वो मैन्युफैक्चरिंग का है, इधर का नहीं है। इसी तरह जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं है, ना ही वो सेलिंग एक्सपेंस है। और डेप्रीसिएशन भी, हर साल जो डेप्रीसिएशन आप कर रहे होते हैं ना मशीन की, प्लांट की, गाड़ियों की, वो भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। सो इस चीज़ को यहाँ पे ना क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आगे, अ कंपनी ऑल्सो अकोर्स कॉस्ट फॉर हीट एंड लाइट टैक्सेशन फॉर विद द सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटर, बट these costs are not included at past of, only those costs associated with the operating of the factory are included in the manufacturing overhead। ये बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है जो उसने बताया कि जो चीज़ कंपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए इस्तेमाल हो रही है वो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में है। वेरियस नेम्स आर यूज, अब आगे हैं इसके सिनोनिम्स ना के, इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कह रहे होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड भी कह रहे होते हैं, और फैक्ट्री बर्डन भी कह रहे होते हैं। मुझे लगता है सर जो है ना फैक्ट्री बर्डन शायद जो है वो दें कि जी इंडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के और क्या क्या नाम है। आगे जी नॉन मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास सेलिंग है, और हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, और इनको जो सेलिंग एक्सपेंस के और नाम हैं ऑर्डर गेटिंग एंड ऑर्डर फिलिंग कॉस्ट, इसको ये भी कहा जाता है। अब आ जाए इसकी एग्जांपल्स की तरफ। जो हमारे पास सेलिंग एक्सपेंस है उसमें एडवर्टाइजमेंट, शिपिंग, सेल्स ट्रैवल, सेल्स कमीशन, सेल सैलरीज, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ये सारी की सारी चीज़ें शामिल हैं। और उसके बाद यदि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में हमारे पास ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होती है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास यदि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन, जनरल अकाउंटिंग, सेक्रेटरी, पब्लिक रिलेशन से, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डिपेंड करता है कि आप मतलब नीयत क्या है, किस चीज़ पे काम है। अब वो कैसे कर सकते हैं कि एक बंदा, अब यहाँ पे इसने एग्जांपल दिए, जो अकाउंटेंट है इंचार्ज है अकाउंट रिसीवेबल्स का ईस्ट रीजन का, तो ईस्ट रीजन के लिए तो जो है ना वो डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन इस कंपनी का जो सीएफओ है, जो पूरी कंपनी का मामलात को देख रहा है,
वो इंडिविजुअल रीजन्स के लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट है। सो डिपेंड करता है कि किस चीज़ को आप किस लेंस से देख रहे हैं। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉल कॉस्ट को आप सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको SG&A भी कहते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग को। उसके बाद ये है जी आगे इंपॉर्टेंट हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन फॉर प्रिपेयरिंग। ऊपर जो हमने अभी चीज़ पढ़ ली है, उस जो एग्जिबिट में हमने चीज़ें देखी थी, अब वो हम आ जाएंगे प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट की तरफ ना, कि हमने जो कितने रह कितना टाइम रह गया है टाइम रनिंग का? 10 मिनट्स रहते हैं, हाँ ओके। चलें इसको वाइंड अप वो करते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्ट हमने पढ़ ली, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, और हमने पीरियड कॉस्ट भी पढ़ ली कि पीरियड कॉस्ट क्या होती है। प्रोडक्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से है, पीरियड कॉस्ट टाइम के लिहाज से है। अब आ जाते हैं ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये वाली जो चीज़ है ना हमारे सामने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है जी प्राइम कॉस्ट। मैं ना आपको यहाँ से बताऊंगा ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ से ना बड़ी इजीली याद हो जाती हैं। प्राइम कॉस्ट में दो चीज़ें आएंगी, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल। ठीक हो गया जी। प्राइम कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है, जिसमें डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल आता है। कन्वर्जन कॉस्ट क्या है? कन्वर्जन कॉस्ट मतलब बड़ा इजीली इससे पता चल रहा है कि आपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, तो वो कौन कौन कर रहे होंगे जी? लेबर कन्वर्ट कर रही होगी, और किसकी मदद से? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की मदद से। सो कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर को हम ऐड कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के साथ हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट आ जाती है। पीरियड कॉस्ट ऊपर हमने पढ़ी है जी, सेलिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, इनको हम पीरियड कॉस्ट कहते हैं। ये वो महीने के खर्चे आप इनको कह लें वो है। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है? जो चीज़ बनाने से रिलेटेड है, जब चीज़ बनानी होती है उसमें मटेरियल भी लगता है, लेबर भी लगती है, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी होते हैं, इसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट है। अच्छा, ये चारों चीज़ें जब तक रट्टे की हद तक नहीं याद होंगी ना, ये चैप्टर और तीसरा तो फिर बिल्कुल ही ना। सो ये जो चार चीज़ें हैं ना, क्योंकि जब प्रोडक्ट कॉस्ट की बात हो रही होगी ना, या पीरियड कॉस्ट की, बैक एंड पे जब भी प्रोडक्ट कॉस्ट लिया जा रहा होगा, ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग के ओवरहेड को प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। अदरवाइज सर जब कल पढ़ाएंगे ना, तो ये बिल्कुल बात जो है वो भूल जाएगी। फिर हमारे पास पीरियड कॉस्ट में सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव है, और कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट। सो इन चीज़ों को ना आज लाजमी लाजमी मैंने इसलिए हाईलाइट किया, लाजमी रट्टे की हद मतलब लाशूरी उस तक जो है ना वो कर लें। आगे हम आ जाते हैं जी इसमें कॉस्ट क्लासिफिकेशन और कॉस्ट बिहेवियर। कॉस्ट बिहेवियर में हम आ जाते हैं कि जी कॉस्ट बिहेवियर हमारा फिक्स्ड भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, और मिक्स्ड भी हो सकता है। जो फिक्स्ड वो वाला है हमारा, जिस तरह आपने रेंट देना है, जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, और जो वेरिएबल है वो ये है कि जैसे जैसे हम प्रोडक्ट बनाएंगे। अच्छा, आगे एक चीज़ और है कि हमारी जो कॉस्ट है उसका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है। अब कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, अब आगे इसमें ना ज़रा थोड़ी सी डिटेल भी आएगी कि हमारी जो कॉस्ट है वो जैसे जैसे हम चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, वो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ रही होती है, लेकिन उसकी भी एक ना लिमिट होती है। वो लिमिट कैसे है, आगे मैं उसको डिफाइन भी करता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं जी यहाँ पे, फॉर अ जो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि फॉर अ वेरिएबल कॉस्ट टू बी वेरिएबल इस मस्ट बी वेरिएबल विद रिस्पॉन्स टू समथिंग। अब इसको वो एक्टिविटी कह रहे हैं। एक्टिविटी का मतलब ये है कि आप कुछ करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट होगी, आप पिज्ज़ा बनाएंगे तो उसमें चीज़ और बाकी सारी चीज़ें लग रही होंगी। सो एक्टिविटी जो है, इस एक्टिविटी को हम कॉस्ट ड्राइवर भी कहते हैं। ये MCQ के लिहाज से ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखें, सबसे पहले हम वेरिएबल कॉस्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसको दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, और प्रोडक्शन में हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें कोई एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी को हम कॉस्ट ड्राइवर कह सकते हैं। ये वाली लाइन है, वो कॉस्ट ड्राइवर कह सकते हैं। अच्छा, अब ये कॉस्ट ड्राइवर जो है ना, अब एक्टिविटीज़ में यही एक्टिविटीज़ की बेस पे हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। जो एक्टिविटी बेस है ना, उसमें डायरेक्ट लेबर आवर्स भी आ सकते हैं, उसकी बेस पे हम आगे फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे। मशीन आवर्स भी आ सकते हैं, यूनिट प्रोड्यूस भी हो सकते हैं कि कितने यूनिट्स बनाए हैं, और यूनिट सोल्ड भी हो सकते हैं। सो वेरिएबल में चार तरह की हमारे पास एक्टिविटीज आ सकती हैं। डायरेक्ट लेबर आवर्स, ऑब्वियसली जब कोई ऑर्डर आया होगा, वर्कर्स ने काम किया होगा, मशीन चली होगी, यूनिट्स बने होंगे और यूनिट्स सेल हुए होंगे। सो दीज आर कॉल्ड कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट ड्राइवर्स बेस करते हैं एक्टिविटी पे, और एक्टिविटी तब होती है जब हमारे पास कोई ऑर्डर आता है। ठीक है। अच्छा, आगे है जी अदर, इसमें और जी हमारे पास, अच्छा ये तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग से। बाकी इसमें नंबर ऑफ माइल्स ड्रिवन बाय सेल्स पर्सन, ये भी आ सकता है। नंबर ऑफ पाउंड्स ऑफ लॉन्ड्री क्लीन्ड बाय अ होटल, ये भी आ सकता है। नंबर ऑफ कॉल्स हैंडल्ड बाय टेक्निकल सपोर्ट, ये भी आ सकते हैं। एंड द नंबर ऑफ बेड्स ऑक्यूपाइड इन हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें भी आ। सो ये सारे कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, लेकिन ये वेरिएबल कॉस्ट में है। किसी होटल में लोग आके रहेंगे तो ही वहाँ पे लॉन्ड्री होगी, किसी जगह पे कॉस्ट, मतलब ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन कर दी, इसको मैं फर्दर जो है ना वो एलेबोरेट नहीं कर रहा। अच्छा, आगे उसने ना यहाँ पे हमारे पास जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दी है वो ये है कि एक होटल है जिसमें गेस्ट्स आ रहे हैं, और वो गेस्ट आने के बाद यहाँ पे जो मील की कॉस्ट है वो $30 है, और टोटल मील्स की जो वैल्यू है वो ये है।
तो अच्छा, इसमें हम जो है ना, ऑब्वियसली सी बात है कि जितने जितने गैस ज़्यादा मतलब मील की कॉस्ट जो है ना वो फिक्स्ड है, और वो उनको नंबर ऑफ उससे हम वो करेंगे तो टोटल मील कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। सो ये वेरिएबल की उसने एक एग्जांपल दी है। फिक्स कॉस्ट क्या है जी हमारे पास? फिक्स कॉस्ट जो है ना वो कांस्टेंट रहती है, वो कुछ भी हो जाए ना वो कांस्टेंट ही है, वो चेंज नहीं होगी। अच्छा जी, अब जब तक फिक्स कॉस्ट के अंदर कोई बड़ा एलिमेंट ना आ जाए वो चेंज नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी ना एक एग्जांपल है। ये हमारे पास है वेरिएबल कॉस्ट। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा जीरो से शुरू होगी। वेरिएबल कॉस्ट जीरो से इसलिए शुरू होगी, अगर हम कुछ नहीं, ऑर्डर नहीं आया रहा, कुछ नहीं बना रहे तो हम वेले बैठे हैं, तो उस दिन जीरो है। जैसे ही ऑर्डर आएगा हम यहाँ पे आ जाएंगे, और फिर इस तरह। जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपकी हमेशा यही रहेगी। आपकी दुकान का किराया आपने हमेशा देना है, चाहे आप वेरिएबल कॉस्ट हो ना हो, चाहे आप यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, ये खर्चा $500 उतना ही रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आगे आ जाते हैं जी हमारे पास। कॉस्ट में उसने ना फर्दर फिक्स कॉस्ट की दो तरह की किस्में बताई हैं। बड़ा पता नहीं सर ने पढ़ाया या नहीं, लेकिन इजीली बता देता हूँ। कमिटेड फिक्स कॉस्ट वो होती है जो कि हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते। मतलब टॉप मैनेजमेंट की सैलरी हम कम नहीं कर सकते, टैक्स नहीं कम कर सकते, इंश्योरेंस नहीं कम कर सकते, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है डिस्क्रिशनरी, उसको हम जो है ना वो कम कर सकते हैं। सो डिस्क्रिशनरी जो फिक्स कॉस्ट है ना, उसके अंदर हमारे पास ये आ सकता है कि हमने पीआर पे कितना खर्च करना है, हमने एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्च करना है, हमने इंटर्नशिप्स पे कितना खर्च करना है। तो इसलिए जो फिक्स कॉस्ट है ना डिस्क्रिशनरी, उसको हम शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं, और उसका ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो कोई उस पर नुकसान नहीं होता। आगे जी, लीनियर अजम्पशन एंड द रिलेटिव रेंज। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी ना प्रोडक्शन की रिलेटिव रेंज है। मिसाल के तौर पे मैं अगर कहूँ कि एक पिज्ज़ा आउटलेट है, वहां पे आके लोग पिज़्ज़ा खाएंगे, सो उसकी जो कैपेसिटी है ना, अगर 30 लोगों के बैठने की है, सो वो 30 लोगों के होने तक ही वहां पे जो है वो आप कह लें कि वो जगह काम वो होगी। अगर 30 से लोग बढ़ जाएंगे 40, तो उसको एक और शॉप एक्वायर करनी पड़ जाएगी, तो उसकी जो वो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे इसने जो कॉन्सेप्ट दिया वो ये है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो समझते हैं कि कॉस्ट लीनियर है, स्ट्रिक्टली लीनियर। लीनियर का मतलब ये है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वहां पे वो कह रहा है, इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कर्वी लीनियर है। अब इसका मतलब ये है कि कॉस्ट का जो ताल्लुक है वो है एक हमारी, आप कह लें कि जिस तरह मैंने अभी मिसाल दी, फॉर एग्जांपल मैं अभी पिज़्ज़ा वाली मिसाल में कह रहा हूँ कि अगर आपके पास 30 कस्टमर आ रहे हैं तो आपकी ये कॉस्ट है, लेकिन अगर आपके 60 कस्टमर आएंगे तो आपको एक और शॉप एक्वायर करनी पड़ेगी, और अगर आपके 90 आ जाते हैं, सो आपकी जो कॉस्ट है वो रिलेटिव रेंज के अंदर होती है, और वो रिलेटिव रेंज जैसे जैसे चेंज होगी आपकी कॉस्ट चेंज होती रहेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। The relative range is the range of activity within which the assumption that cost behavior is strictly linear is reasonably valid. So आप अपनी लिमिट के अंदर रहते हुए ना सर्व कर सकते हैं, उस रेंज के अंदर। उस रेंज के बियॉन्ड जब आप जाएंगे ना, तब आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। आगे अब मुझे ये नहीं पता सर ने पढ़ाया है ये वाला या नहीं पढ़ाया, मुझे कोई बता दे ताकि मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूं या ना करूं। पढ़ाया है ये। ये पढ़ाया है सर ने? अच्छा, गुड। जी जी, पढ़ाया था। चलें चले चले, गुड होगा फिर, जबरदस्त। फिर इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब वो 2 मिनट रह गए हैं, उसमें ये मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, बाकी जो है ना वो अगली 5 मिनट की मैं ब्रेक लूंगा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। वो कह रहा है फिक्स रेंटल एक्सपेंसेस इंक्रीजेज 42। अच्छा, मिसाल वही है जो मैंने दी है कि आप पिज़्ज़ा वाली मिसाल देखिएगा कि आप ने एक शॉप ली हुई है, उसका 30,000 रेंट है, 30 लोग बैठ सकते हैं। अगर आपकी आपको पता है कंज्यूमर बढ़ रहे हैं, तो आप एक और शॉप लेंगे, सो आपकी जो वो है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे वो समरी दे रहा है जी दोनों की वेरिएबल कॉस्ट की, कि वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन प्रोपोर्शन टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल। और लेकिन ये पर यूनिट सेम रहती है, मतलब एक पिज़्ज़ा बनाएंगे 1000 रुपये खर्च आएगा, 20 पिज़्ज़े बनाएंगे तो 20,000 आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, फिक्स कॉस्ट क्या है जी? इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक पिज़्ज़ा बनाएं या 100 बनाएं, फिक्स कॉस्ट आपकी उतनी ही रहेगी। ओके जी, उसके बाद है जी हमारे पास मिक्स्ड कॉस्ट। मिक्स कॉस्ट को जो है ना वो डिस्कस करते हैं जी अभी ब्रेक के बाद जी। ठीक हो गया, अभी 1 मिनट रह गया है, मैं ज़रा 5-1 मिनट की ब्रेक ले लूँ थोड़ा सा, वो करके फिर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं।